दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति गर्म होती दिख रही है। बंगाल में जिस तरीके से अभी आने वाले मार्च और अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसको देखते हुए बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से गर्म होती जा रही है। और उसका उदाहरण कल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ईडी ने जब रेड करी आईपैक नाम की एक प्राइवेट संस्था के ऊपर में, और जिस तरीके से उसके बचाव में ममता बनर्जी कूदी और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल किया, एक प्रकार से देखा जाए तो संविधान द्वारा प्रदत्त जो उनको शक्तियां हैं, उन शक्तियों का जिस तरीके से उन्होंने दुरुपयोग किया है कल, वह ममता बनर्जी के आने वाले दिनों में जिस तरीके की राजनीति होने वाली है उसकी तरफ एक इशारा कर रहा है। ममता बनर्जी किसी भी मूव का, बीजेपी हो या फिर किसी भी केंद्रीय एजेंसी हो, उनके किसी भी मूव को वो सीधे राजनीति से जोड़ रही हैं। और उनका ये कहना है कि ईडी जानबूझकर हमारे एक संस्था को, जिसको उन्होंने टीएमसी ने उनके स्ट्रैटेजी के लिए, चुनावी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो संस्था को उन्होंने एक प्रकार से हायर किया हुआ है, उस संस्था पर ईडी जानबूझकर दबिश दे रही है, वहां पे आके रेड दे रही है और उनकी स्ट्रैटेजी चोरी करना चाहती है। बल्कि सत्य इससे परे है। ईडी एक बहुत पुराने मामले में, जो मामला काफी पुराना मामला है, एक कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ एक मामला है, उस मामले में उनको कुछ क्लूज मिले थे कि आईपैक नाम की जो संस्था है वो भी इस कोयला घोटाले में कहीं ना कहीं संलिप्तता उसकी पाई गई है। उससे जुड़े हुए सबूतों को इकट्ठा करने के लिए वो आईपैक नाम की संस्था पे रेड करने के लिए गई थी और सबूतों को इकट्ठा करने के लिए गई थी। सबूतों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से जब ईडी पहुंचती है, उसके बाद वहां पे आगमन होता है वहां कलकत्ता पुलिस कमिश्नर का, और उनके साथ में उसके पीछे ममता बनर्जी आती हैं। और ममता बनर्जी सीधे जहां ईडी रेड कर रही थी वहां पहुंचती हैं, और उनके और ईडी के अधिकारियों के बीच में, उनके कलकत्ता पुलिस के बीच में और ममता बनर्जी, इन ईडी और ईडी एक तरफ, ममता बनर्जी और उनकी पुलिस दल एक तरफ, इस तरीके से दो धड़ों में प्रशासनिक हमला बढ़ता हुआ दिखा और उनके बीच में काफी नोकझोंक हुई। और नोकझोंक के दरमियान जो आईपैक के जो को फाउंडर हैं मिस्टर जैन, उनका मोबाइल भी ममता बनर्जी लेके आ गई वहां से काफी सारे दस्तावेज जबरदस्ती छीन के लेके आ गई हैं। और ये सारी चीजों को लेके अब ईडी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची है। आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली थी। इसी दरमियान कोलकाता हाईकोर्ट में टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, कार्डर्स, वो कोलकाता हाईकोर्ट में घुसे। उन्होंने इस तरीके का वहां पे भीड़ इकट्ठा कर दी, वहां पे बहुत सारी नारेबाजी हुई है शायद, और इन सब चीज के चलते बेंच उठ गई और बेंच ने अगली 14 तारीख की तारीख निर्धारित की है सुनवाई के लिए। तो जिस तरीके की राजनीतिक गर्मा गर्मी अभी बंगाल में चल रही है, उससे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी फुल ऑन फाइट मोड में दिख रही है। फुल ऑन फाइट मोड में इसलिए दिख रही है, इस बार मुझे ऐसा लगता है बीजेपी मान के चल रही है कि ये टोटल विन एंड लॉस वाली एक सिचुएशन है, या तो आइदर विन आइदर लॉस। अगर आप इस बार नहीं जीत पाए तो जो बीजेपी की जो राजनीतिक छवि है उस पर बहुत बड़ा बट्टा लग जाएगा। और इस चीज से बचने के लिए एसआईआर को भी बहुत ही सूक्ष्म तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। उस पर भी ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी घिरती हुई दिख रही है। जिस तरीके से वहां पे 1,36,00,000 लोगों को संदिग्ध की कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए
तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटिमेंट को इकट्ठा करने के लिए, कि उनको एक पब्लिक से सिंपैथी मिले, इस चीज को करने के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को विवश करने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी चुनाव अनाउंसमेंट होने के 1 महीने पहले, कम से कम 1 महीने पहले या उससे भी और पहले, जितने जल्दी से जल्दी हो सके राष्ट्रपति शासन लगवा दें बंगाल में। ये उनकी रणनीति है। अगर बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देती है तो इस चीज का ढिंढोरा पीटा जाएगा चुनाव में जाके कि देखिए बीजेपी तानाशाही कर रही है और एक चलती हुई सरकार में उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और इस चीज का फायदा लेना चाहती है टीएमसी। परंतु मुझे लग रहा है कि जो एक कहावत नहीं है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, तो उसी तरीके से बीजेपी ममता बनर्जी की इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे तरीके से भांप गई है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर जिस तरीके की उल जलूल बयानबाजी शुरू में भी करी थी, उसके बाद उन्होंने पहले कहा था कि हम एसआईआर होने नहीं देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम बीएलओस को लेके उन्होंने धरना प्रदर्शन करवाया, उसके बाद अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से ईडी को लेके वो बिल्कुल रोड पे आ गई हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ये चाह रही हैं कि इस बार का चुनाव तभी जीता जा पाएगा अगर जो बंगाल की जो जनता है उसके सेंटिमेंट्स में ये चीज डाली जाए कि बीजेपी एक तानाशाही सरकार है, बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो एक तानाशाही सरकार है, और वो जानबूझकर ऐसे कदम उठा रही हैं जो संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए, संविधान की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो आपने वहां से एविडेंस, अगर ईडी वहां रेड कर रही थी और एक प्राइवेट संस्था में रेड कर रही थी, उससे टीएमसी का कोई लेना देना नहीं है। टीएमसी का ठीक है, टीएमसी ने उस कंपनी को हायर किया हुआ है, तो टीएमसी का उससे कोई लेना देना नहीं है, टीएमसी ने उसको हायर किया हुआ है तो वो एक प्राइवेट संस्था ही। परंतु जिस तरीके से वहां पे ममता बनर्जी गई और जिस तरीके से वहां से फाइलें उठाकर, हार्ड डिस्क लेकर, पेन ड्राइव्स लेकर, सीडीज लेकर, अपने कॉन्वॉय में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों में जिस तरीके से भर के वो वहां से लेके निकली हैं, ये डायरेक्टली ईडी के किसी भी कार्यवाही पे, एक सरकारी संस्था में काम कर, सरकारी संस्था की कार्यवाही पे आप रुकावट डाल रही हैं। तो ये संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो संवैधानिक दृष्टि से ये एक प्रकार का गैर कानूनी काम है, और इस पे हाईकोर्ट क्या कॉग्निजेंस लेता है वो देखने वाली बात रहेगी। और दूसरी बात कि आपने जिस तरीके से आज सभी न्यूज चैनल्स में हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हो, सभी जगह देखने को मिला है कि किस तरीके से ईडी के अधिकारियों को धमकाया गया है कि जो भी पंचनामा आप बनाएंगे, आप उस पंचनामा में ये चीज मेंशन नहीं करेंगे कि हमको वहां से कोई भी डॉक्यूमेंट बरामद हुआ है, आपको वहां से किसी भी तरीके की बरामदगी को नहीं दिखाना है। तो जो ये सारे जो कृत्य हैं, ये सारे कृत्य इस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं कि टीएमसी ये चाहती है, और खासकर ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि कैसे भी करके इतना ज्यादा प्रोवोक कर दिया जाए बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को, कि वो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दे। मेरा ये मानना है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर अभी वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी। राष्ट्रपति शासन जरूर लगेगा, राष्ट्रपति शासन में ही होगा, ये गारंटीड है। इस बार का बंगाल का चुनाव राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही होगा। परंतु जिस तरीके से टीएमसी चाहती है कि अभी राष्ट्रपति शासन लग जाए और उस चीज को हम चुनाव प्रचार में जाके हम एक प्रोपोगंडा करेंगे कि देखिए तानाशाही कर रही है केंद्र की सरकार, तो उस प्रोपोगंडा को विफल करती हुई मुझे ऐसा लगता है बीजेपी की स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है कि अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा चुनाव अनाउंसमेंट होने दीजिए। और चुनाव अनाउंसमेंट होने को मुझे लगता है कि चुनाव अनाउंसमेंट होने के 2 से 3 दिन पहले ही, जैसे ही चुनाव अनाउंसमेंट होंगे, कि ज्यादा समय ना मिले प्रोपेगेंडा करने का, समय टीएमसी को ज्यादा ना मिले। अगर ज्यादा समय प्रोपेगेंडा करने का मिल गया तो मुझे लगता है कि टीएमसी अपने मंसूबों में सफल हो जाएगी।
चुनाव जीतने में सफल हो जाएगी। तो बीजेपी ये चाहती है कि इसके ये बीजेपी भांप गई है टीएमसी के मंसूबे कि हम राष्ट्रपति शासन अगर लगाएंगे तो इसका पूरा फायदा टीएमसी को मिलेगा। तो टीएमसी चाहती है राष्ट्रपति शासन लगे, बीजेपी भी चाहती है राष्ट्रपति शासन लगे, लेकिन समय का जो निर्धारण है कि किस समय लगेगा, वो समय बीजेपी ने निर्धारित करके रखा होगा। और अवश्य ही, क्योंकि चुनाव में जिस तरीके की हिंसा होती है, जो चुनावी हिंसा बंगाल में होती आई है, जिस तरीके से वहां पे कत्लो गारत मचाई जाती है, जिस तरीके से वहां बमबाजी होती है, जिस तरीके से वहां पे पत्थरबाजी होती है चुनाव के दौरान, वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस बीजेपी ने पिछले 2 चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से ले लिया है। बीजेपी का काडर जानता है, और बीजेपी के काडर ने इस बार जमीनी स्तर पर अच्छी कमर कस के रखी हुई है। वो जानता है कि किस तरीके से टीएमसी का कार्यकर्ता किस तरीके की हिंसा करता है, उसका जवाब देने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता तैयार है जमीनी स्तर पर। परंतु अगर जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो जो पूरा कंट्रोल है, जो प्रशासनिक जो कंट्रोल है, वो बीजेपी के हाथ में रहेगा। और उस दौरान, चुनाव के दौरान अगर किसी भी तरीके की हरकत की गई, गलत हरकत की गई, हिंसा करने की कोशिश की गई, तो सीधे जेल का रास्ता है। उस दौरान सीधे जेल में उठा के पटक दिया जाएगा। वो भले ही कोई भी, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो वामपंथ का हो, वामपंथी पार्टियों का हो, चाहे वो टीएमसी का कार्यकर्ता हो। और ये चीज बहुत बिल्कुल क्लियरली दिख रही है कि इसी तरीके से चुनाव होने वाला है बंगाल का। बंगाल में जिस तरीके से चुनावी राजनीति गर्म हो चुकी है, मुझे आश्चर्य इस बात का भी हो रहा है कि कांग्रेस नदारत है। कांग्रेस बिल्कुल अनएक्टिव, बिल्कुल कांग्रेस किसी भी तरीके से, ऐसा देखा जाए तो बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई पार्टी है कांग्रेस। और बाद में कांग्रेस कहती है कि हम, हमारा चुनाव चोरी हो रहा, वोट चोरी हो रहा, ये सारी चीजें, जिस तरीके के कांग्रेस के जो क्रियाकलाप हैं। लेकिन कांग्रेस की ना कोई रणनीति समझ में आ रही है बंगाल को लेके, ना कांग्रेस ग्राउंड पे दिख रही है, ना कांग्रेस का कोई रिएक्शन दिख रहा है, ना टीएमसी को लेकर रिएक्शन दिख रहा है, ना बीजेपी को लेकर रिएक्शन दिख रहा है। तो कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है, और चुनाव में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। जनवरी लगभग लगभग आज जनवरी आधी के लगभग 1/3 जनवरी खत्म हो चुकी है। फरवरी का महीना बचा है, उसके बाद मार्च का महीना बचा है। तो हार्डली अगर आप कैलकुलेट करें तो चुनाव अनाउंस होने में मुश्किल से मुश्किल आप 60 से 70 दिन का समय बचा हुआ है। और 60 से 70 दिन का चुनाव के दौरान आंख बंद करते हुए निकल जाता है। और इस दौरान किसी भी तरीके की ग्राउंड पे कांग्रेस की कोई रणनीति नहीं दिख रही है। या तो कांग्रेस ने मान ही लिया है कि हम कहीं से कहीं तक बंगाल में सत्ता में, हम किसी भी तरीके से हम वहां पे हमारा कोई स्टैक ही नहीं है, हम कहीं कहीं भी, हम बंगाल की राजनीति में कहीं से कहीं तक भी, हम कहीं कोई भी हमारी हिस्सेदारी नहीं है वहां पे। तो या तो ये मान के बैठी हुई है कांग्रेस। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वामपंथी पार्टी, लेफ्ट पार्टीज भी बहुत ज्यादा एक्टिवली दिख नहीं रही हैं। और वैसे वामपंथी पार्टी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार जो होता है, मीडिया प्रचार और ये सारी चीजों में नहीं रहती है। वो ग्राउंड पे अंदर ही अंदर, पीछे पर्दे के पीछे रह के काम करने पे ज्यादा विश्वास करती है। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि जो आने वाला जो समय है, आने वाले समय में बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है टीएमसी को काउंटर करने के लिए, और टीएमसी की क्या रणनीति होती है बीजेपी को काउंटर करने के लिए। जिस तरीके की रस्साकसी दिख रही है और जिस तरीके से ईडी ने रेड करी है, मुझे ऐसा लगता है कि आईपैक, पिछले बार भी आईपैक ने ही टीएमसी को राजनीतिक तौर से मतलब राजनीतिक स्ट्रेटेजी बनाने में, जो चुनाव लड़ने की जो स्ट्रेटेजी बनाने में, उस टाइम पे प्रशांत किशोर एक्टिव हुआ करते थे। उसके बाद में उन्होंने बिहार चुनाव के पहले अपने आप को आईपैक से हटा लिया था। परंतु कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर तक भी प्रशांत किशोर तक भी प्रशासनिक, मुझे लगता है, पंजा पहुंचते हुए दिख रहा है। प्रशांत किशोर इसीलिए साइलेंट है, एकदम साइलेंट है। और आने वाले समय में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा खुलासा होगा आईपैक को लेके। जिस तरीके से कोयला घोटाले में आईपैक का कहीं ना कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट समझ में आ रहा है कि आईपैक इन्वॉल्व थी, और छोटी मोटी रकम नहीं है, इसमें बहुत बड़ा धांधली की गई है। और
जो डॉक्यूमेंट लेके टीएमसी वहां से निकली, उस पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के फोटोग्राफ्स आए थे, वो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो एक प्राइवेट संस्था के यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के डॉक्यूमेंट, और वही डॉक्यूमेंट लेके ही अगर टीएमसी वहां से ममता बनर्जी अगर वहां से लेके भागती हैं, तो ऐसा क्या था उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर? ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ एक बहुत ही ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में ईडी आने वाले समय में जरूर कोई ना कोई खुलासा करेगी। अब ईडी पहुंची है कोलकाता हाई कोर्ट में, और कोलकाता हाई कोर्ट ने जिस तरीके से पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में अपने जजमेंट्स दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरीके का उत्पात टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट परिसर में जाके मचाया है, मुझे नहीं लगता कि 14 तारीख का जो जजमेंट होगा वो किसी भी तरीके से टीएमसी के फेवर में आने वाला है। टीएमसी बहुत बुरी घिरती नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो घुसपैठियों का मुद्दा है, जैसे ही बीजेपी अपने चुनाव मशीनरी को ग्राउंड पर उतारेगी, और जैसे ही वहां पे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा, इस तरीके के दिग्गजों की जब वहां पे रैलियां होना स्टार्ट होंगी, तो जो घुसपैठियों का मुद्दा है, और जिस तरीके से घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर मुखर है बीजेपी इस समय, मुझे लगता है कि कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो, चाहे वो टीएमसी हो, सारी पार्टियों को जवाब देते नहीं बनेगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी हिंदू पॉपुलेशन को कंसोलिडेट करने में, मुझे ऐसा लगता है कि सफल होती दिख रही है। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करने से हमारी रीच बढ़ेगी, और जिससे मुझे मदद मिल सकेगी अपने चैनल को आगे बढ़ाने में। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।